नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था रीट भर्ती परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस, और साइकोलॉजी के सिलेबस में हमारी यूनिट 1 चल रही है जिसका टॉपिक है बाल विकास। वृद्धि और विकास की संकल्पना को अपने पढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास के विषय में, यानी शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कैसे उनमें विकास होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेषावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के विषय में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो और पूरा सिलेबस आपको केवल यहाँ इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आराम आराम से एक एक चीज़ को हम समझेंगे। हालांकि यहाँ पर जो है वो फैक्ट ही ज़्यादा है, तो क्वेश्चन तो आता है, तो उसी तरह से मैंने इसको डिजाइन भी किया है, और उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि ये क्लासेज और उसके बाद में जो आपको ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, उसको करने के बाद में साइकोलॉजी में आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और न ही कोई क्वेश्चन आपका वहाँ से बाहर आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें शेषावस्था में भार के विषय में। तो जन्म जब शिशु का होता है, बालक का होता है, तो जन्म के समय औसतन भार तो 3.6 होता है, लेकिन लगभग हम कहें कि भार 3 किलोग्राम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म के समय औसत भार कितना होता है शिशु का, तो औसत भार होता है 3.6 kg जन्म के समय बालक और बालिका का। जैसे अपने शिशु में बालक की बात करें, मेल की बात करें तो 3.6 किलोग्राम रहेगा, और फीमेल यानी बालिका की बात करें तो 3.4 किलोग्राम रहेगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है उसका वजन बालिका की अपेक्षा अधिक होता है। ये यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि समयानुसार कभी बालक का ज़्यादा हो जाएगा, कभी बालिका का ज़्यादा हो जाएगा, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जन्म के समय औसत भार 3.6 होता है, लेकिन बालक का भार जो है वो बालिका के बजाय ज़्यादा होता है। नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो पहले सप्ताह में जो है उसका वजन घटने लगता है, क्योंकि इससे पहले वो माता के गर्भ में रह रहा होता है, और जब वो बाहरी वातावरण में आता है तो उसके कारण जो है उसके अंदर वेट जो है वो पहले सप्ताह में तो कम होता है, लेकिन अगले दूसरे सप्ताह में ही उसका जो वजन है वो पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, नवजात शिशु में पहले सप्ताह में वजन बढ़ता है कि घटता है? तो बिल्कुल घटता है, लेकिन एक सप्ताह के बाद में जो है वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। 6 माह के शिशु का वजन जो है वो दुगना हो जाएगा। कब से? जब उसका जन्म हुआ है 3.5 kg का था तो 7 kg के आसपास हो जाएगा। 6 माह में जो है शिशु का वजन लगभग दुगना हो जाता है, और 1 वर्ष में ये जो वजन है वो लगभग कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है। शेषावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। ये अभी हमने देखा, शिशु का जो भार है वो जन्म से ही बालक के पक्ष में रहता है, यानी बालक का ज़्यादा रहता है। अब हम बात करें लंबाई के विषय में। तो शिशु जन्म जब शिशु का होता है तो शिशु की जो लंबाई है वो 20 इंच रहेगी। कितनी होती है? लगभग 20 इंच की होती है लंबाई जन्म के समय शिशु की। बालक की लंबाई आधा इंच अधिक होती है। यहाँ जन्म के समय भार और लंबाई दोनों में ही हम ऐसा कह सकते हैं कि बालक जो है जो लंबाई और वजन उसका ज़्यादा होता है, जबकि बालिका का अपेक्षाकृत क्या होता है? बालक की बजाय वेट और हाइट दोनों ही कम देखने को मिलती हैं। शेषावस्था के अंत तक आते आते, यानी 6 वर्ष आते आते जो शिशु है उनकी लंबाई लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शेषावस्था में जो है ना, भार और वजन ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा बाकी काल की बजाय। अब हम बात करें सिर और मस्तिष्क की। सिर में ही मस्तिष्क होता है, तो सिर और मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय सिर की कुल लंबाई
सिर की जो लंबाई है वो कुल लंबाई की 1/4 होती है। यानी शिशु जितना लंबा है, यानी 4 फीट का है, वैसे 4 फीट का होता नहीं है भाई, है 40 इंच का मानो तो ये 10 इंच का होगा, ऐसे अपने इसमें मान सकते हैं। 20 इंच का होता है, हालांकि जन्म के समय 20 इंच का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंच का। इसके सिर की लंबाई ज़्यादा होती है। जब आप सिंपल से याद रखें, शिशु जो है ना बच्चे का, तो हेड ही ज़्यादा बड़ा होता है, बाकी धड़ क्या होती है उसकी छोटी होती है उसकी बजाय। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है 350 ग्राम होता है। अब देख लो 3.5 किलो का तो वो सारा ही है, जिसमें से 350 ग्राम खाली उसके मस्तिष्क का वजन है। भ्रूणावस्था में विकास मस्तकोबोधमुखी होता है, यानी जो विकास है शिशु का भ्रूणावस्था में वो सिर से पैर की ओर होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि नवजात शिशु का जो सिर है उसके हाथ पैरों की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। शिशु को आपने देखा होगा सिर बड़ा होता है, हाथ उसके छोटे होते हैं और पैर उससे भी छोटे होते हैं, क्योंकि पहले सिर का विकास होगा, पहले वो सिर संभालना सीखेगा, फिर वो जो है धड़ संभालना और लास्ट में पैरों को संभालना सीखता है। तो इसीलिए जो है सिर जो उसका है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सिर का विकास पहले होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है वो शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। मतलब शरीर के भार, जितना केजी का शरीर है उसके अनुपात में मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के वेट के अनुपात में सर्वाधिक होता है। दूसरा चिंपैंजी का होता है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो हाथी का होता है दिमाग, है ना। जितना बड़ा शरीर है उसके भार के अनुपात में मस्तिष्क का आकार जो है, भार जो है वो छोटा होता है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर पूछा जाए ज्ञात प्राणियों में, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। 6 वर्ष में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। तब देख लीजिएगा 6 अवस्था में मस्तिष्क, इसीलिए हम कहते हैं ना सिर का विकास जो है वो सबसे पहले होता है, इसीलिए बड़ा भी होता है ना। बाद में तो लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, बाकी धड़ पर ही ज्यादा फर्क आता है विकास में। दांतों की अगर हम बात करें, हालांकि दांतों का जो विकास है वो गर्भावस्था में शुरू हो जाते हैं, लेकिन जन्म के समय शिशु के मुख में कोई दांत नहीं होते हैं। 4 से 6 माह 7 माह के अंतर्गत अस्थायी दांत उसके आ जाते हैं। शिशु में दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, यानी पेट में ही, माता के पेट में ही उसमें दांत बनने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष तक 8 दूध के दांत और 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे लिए कि लगभग सारे जो अस्थायी दांत हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं क्योंकि इतने सफ़ेद होते हैं, तो ये कब तक आ जाते हैं? तो 8 दूध के दांत तो 1 वर्ष तक ही आ जाते हैं, लेकिन पूरे आते आते जो है 4 वर्ष तक आते हैं। 4 वर्ष तक सभी स्थायी दांत आ जाते हैं और अस्थायी दांत आ जाते हैं, और इनकी संख्या लगभग 20 मानी जाती है। तो लगभग इनका विकास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मांसपेशियों की। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन जो होता है उसकी कुल बॉडी का 23% होता है। ध्यान दीजिएगा, जो शिशु है जन्म के समय अगर आप उसकी मांसपेशियों का भार देखेंगे तो उसके कुल बॉडी के भार का 23% होता है। 6 वर्ष तक इन मांसपेशियों में खूब लचीलापन रहता है और भार जो है वो लगभग 25% हो जाता है। किसका? जैसे मान लीजिएगा 10 किलो का है तो उसका 23% हो जाएगा। 23% 10 किलो का है तो 2 किलो 300 ग्राम हो जाएगा मांसपेशियों का वजन। ऐसे होता है, ऐसे निकालेंगे अपने इसको। उसके बाद में हम बात करें शिशु के हृदय की धड़कन को, तो प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। 150, 160, 170 तक चला जाता है। यूँ मानिएगा कि ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ट तो होता है छोटा और धमनियाँ होती हैं उसकी ज़्यादा बड़ी, तो इसलिए पंप ज़्यादा करना पड़ता है, तो हृदय की जो धड़कन है वो इसकी ज़्यादा हो जाती है। और 6 वर्ष आते आते ये 100 प्रति मिनट हो जाती है, लगभग 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। जहां हमारा 72 होता है तो वो देखो डबल होता है ना जन्म के समय। दृष्टि संवेदना की बात करें, दिखता है कि नहीं दिखता, तो ये बड़ा एक अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जन्म के 30 घंटे तक बालक को दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी नेत्रेंद्रियां तो काम ही नहीं करती हैं।
उसके बाद में काम करने शुरू करते हैं। आप भले ही उसको देखो कि वो मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा। जन्म के लगभग 30 घंटे बाद ही बालक की नेत्रेंद्रियां काम करने शुरू करती है। श्रवण संवेदना की बात करें, सुनता है कि नहीं सुनता, तो जन्म के ठीक बाद हाँ, उसे सुनना शुरू हो जाता है, शिशु को सुनता है। स्वाद, तो नवजात शिशु में सारी स्वाद इंद्रियों का विकास हो जाता है, सभी प्रकार के वो टेस्ट ले सकता है। और आप इसको यूं भी मानिएगा, हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो स्वाद के तंतु मरने शुरू हो जाते हैं, हमें स्वादों की संख्या भी कम हो जाती है। शिशु जब होता है ना, बाल्यावस्था तक उसके स्वादेंद्रियां खूब काम करती है, उसकी संख्या भी ज्यादा होती है तंतुओं की, इस कारण उसको बहुत चीजों में स्वाद आता है। जैसे अपने वो चूरन की पुड़िया वगैरह, अपने को उसमें इतने स्वाद नहीं आते, लेकिन बच्चे को उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उन सभी टेस्ट का अनुभव करता है, तो इसलिए उसको ज्यादा मजा आता है, अपने को नहीं आता, उसमें स्वादेंद्रियां ज्यादा काम करती हैं। त्वचा संवेदना की बात करें तो त्वचा के अंदर संवेदना शिशु में जन्म के कुछ देर बाद ही विकसित हो जाती है। उसे स्पर्श का, दबाव का, ताप का, ठंड का, गर्मी का, सब का महसूस होना शुरू हो जाता है। हड्डियों की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितनी होती है भाई जन्म के समय? 270 हड्डियां होती हैं शिशु में जन्म के समय। एक और चीज देख लेते हैं, अपने शिशु की अवस्थाएं कुछ नाम दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोरो अवस्था। मोरो अवस्था क्या होती है कि जब देखिए बच्चे के आसपास, शिशु के आसपास तेज शोर होगा ना, तो वो अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर भुजाओं को इस तरह से एक साथ लेकर के आता है जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जो पकड़ने की जो क्रिया है ना, उसी को अपने मोरो अवस्था के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को मोरो कहते हैं, इसलिए इस अवस्था को मोरो अवस्था के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु के सामने जब कोई चीज आप लेकर के आओगे तो वो हाथ पैरों से उसे पकड़ने की क्रिया करता है, कोशिश करता है, जिसे अपने मोरो कहते हैं। तो मोरो किसे कहते हैं? आपने देखा होगा शिशु के सामने आप कुछ भी लेके जाओ तो वो हाथ और पैर दोनों लेकर के आता है उसको पकड़ने के लिए। कभी जब बॉल दे दो तो वो दोनों से भी खेलता रहता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपने मोरो कहते हैं, और इसीलिए इस अवस्था को जो है मोरो के नाम, मोरो अवस्था के नाम से हम जानते हैं। फिर देखिएगा रूटिंग अवस्था। जब आप नवजात शिशु के गाल को छूते हैं ना, तो वो अपना मुंह खोल लेता है, छोटा सा प्यारा सा मुंह जो है वो खोल लेता है और सिर भी घुमाता है। इस क्रिया को रूटिंग, और इस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? रूटिंग अवस्था के नाम से जानते हैं। बेबिंसन, जब आप बच्चे के, शिशु के तलवे को ठोकते हैं तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आनी शुरू हो जाती हैं और फिर आगे की ओर देखिए मुड़ जाती है। जब तलवे ठोकते हैं ना, तो पैर की उंगलियों को वो आगे निकाल करके मोड़ लेगा। तो ऐसी जो क्रिया है उसे अपने बेबिंसन के नाम से जानते हैं। फिटल एक्टिविटीज। फिटल एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज है जो गर्भावस्था में हो रही है। बाकी तो किसी अवस्था का हमें क्या पता चलेगा एक्टिविटी का, लेकिन जब वो हाथ पैर मारता है ना, अपने आप से वो गति करता है गर्भस्थ शिशु, तो वो जो क्रिया होती है उसे ही अपने फिटल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। बिल्किंग। बिल्किंग तेज प्रकाश होने पर शिशु का आंख बंद कर लेना बिल्किंग कहलाता है। अब ये तो हमारे ऊपर भी होता है ना, तेज प्रकाश आपके सामने आएगा तो आप कौन सी खुली रखने वाले हो, लेकिन ठीक है, बच्चे में, शिशु में ज्यादा होता है तो इसलिए इसको बिल्किंग कहा जाता है, अपने वाले को नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये था शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, जो पूरे अच्छे से हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास को देख लेते हैं। ज्यादा विकास शिशुअवस्था में होता है, आगे परिपक्वता चलती है। और किसी भी काल को आप लेंगे ना, तो पहले 2 या 3 साल जो है विकास होता है, आगे के 2 या 3 साल उसके क्या होते हैं, उसमें स्थायित्व, परिपक्वता, मैच्योरिटी आने में लगता है। तो स्टार्टिंग के किसी भी काल के अंदर पहले 2 या 3 साल जो हैं वो उसकी विकास की तीव्रता ज्यादा रहेगी और बाद में जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाद में उसमें परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। अगर हम बाहर की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था आते आते 36 से 43 केजी का हो जाता है बालक। हालांकि इसमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बालिकाओं का जो भार है वो बालकों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर बाल्यावस्था में बालिकाएं ज्यादा बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर लंबाई और भार बालिका का दोनों का ही ज्यादा बड़ा होता है। कब? बाल्यावस्था में। प्रतिवर्ष लंबाई जो है 2 से 3 इंच बढ़ती है। बालिका की लंबाई जो है वो बालक से ज्यादा होती है। मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण करना बालक सीख जाता है। मांसपेशियों का जो भार है शरीर का 27 से 30% हो जाता है। वहां से पहले से बढ़ जाता है, 23 था, यहाँ आते आते ज्यादा हो जाते हैं। 11-12 वर्षों में यौनांगों का विकास होना शुरू हो जाता है और उसमें सबसे ज्यादा तीव्रता भी यहाँ
देखने को मिलती है बाल्यावस्था में होता है। धड़कन इस समय 72 प्रति मिनट जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। दांत 8 से 12 वर्ष में लगभग 12 दांत उसके आ जाते हैं। 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत उसके आ जाते हैं। ठीक है, 13 वर्ष 14 वर्ष होते होते 28 दांत जो है उसके आ जाते हैं। बाकी धीरे धीरे क्रम उसका चलता रहता है। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो अंगों की जो अनुपातहीनता है ना कि सिर बड़ा बाकी छोटा, ये जो अनुपातहीनता है वो यहाँ आते आते बाल्यावस्था में खत्म होनी शुरू हो जाती है। 10 वर्ष की आयु तक अगर अपने माने तो 95% जो है सिर और मस्तिष्क का विकास उसका हो जाता है। 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। हड्डियों में अगर देखें तो कोई नई हड्डी तो नहीं है, बस यहाँ इतना अपने को याद रखना है, हड्डियों जो है संख्या भी घटनी शुरू हो जाती है और पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है। 9 से 12 वर्ष आते आते विकास की गति धीमी होती है और इसीलिए इस अवस्था को हम परिपाक अवस्था के नाम से जानते हैं। 6 से 9 में स्पीड ज़्यादा रहेगी, 9 से 12 में कम हो जाएगी, जिसे परिपक्व अवस्था कहते हैं, परिपाक। और ये भी हमने बात की ना, हर में 2-3 साल पहले स्पीड होगी, बाद में उसमें जो है वो मैच्योरिटी आती है। तो दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे आज हम। शैशवावस्था और बाल्यावस्था को हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम किशोरावस्था के शारीरिक विकास को समाप्त करके उसकी जो है अन्य विकास की अवस्थाओं को शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ, तो ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।